वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 30 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। गुजरात के एक इंडिपेंडेंट एमएलए के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इन स्पिरिट ज्वाइन कर लिया है। यहां पर इन स्पिरिट ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि मैं अंतरात्मा से कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूं और अंतरात्मा से कांग्रेस की ओर हूं। तो उनसे पूछा गया कि फिर अंतरात्मा से क्यों, सीधे सीधे जाके आप पार्टी को ज्वाइन ही क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने कहा कि मैं कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। मे बी अपकमिंग इलेक्शंस में मैं उनके टिकट से लड़ूं। अब ये जो टेक्निकल इशू है ये क्या है जिसकी वजह से वो कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। देखिए, मामला ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट है जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसका एमपी या एमएलए का पद समाप्त कर दिया जाता है। अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसी वजह से वो सीधे सीधे कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। खैर, ये तो कॉन्टेक्स्ट है। अब हम बात करते हैं इस मुद्दे पर। 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे पॉपुलरली एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से पुकारा जाता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करने के लिए 52nd अमेंडमेंट किया गया था 1985 में। इसके पहले कई सारे ऐसे मामले आए जब जो एमएलएस थे या एमपीज थे वो फ्रिक्वेंटली एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल बनता था। इसे खत्म करने के लिए यह प्रावधान लाया गया। इस एक्ट में यह कहा गया है कि कौन सी ऐसी स्थितियां होंगी जिनमें कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल पार्टी को ड्रॉप करता है इलेक्ट होने के बाद तो उसका कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें 3 सिनेरियोज बताए गए हैं एमपीज और एमएलएस के लिए। अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, अगर किसी से नहीं जुड़े हुए हैं तो। पॉइंट नंबर 1, कोई भी एक मेंबर किसी एक पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होने के बाद वॉलंटरली उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे या फिर हाउस में उस पार्टी के अगेंस्ट में वोट करे, पार्टी के विश के खिलाफ जाके, तो ऐसे व्यक्ति का जो पद है एमपी का या फिर एमएलए का उसे समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई ऐसा लेजिस्लेटर है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, इंडिपेंडेंट होकर लड़ा, और उसके बाद उसने इलेक्शन जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो वो अपना एमपी या एमएलए का पद खो देगा। क्योंकि ये एक प्रकार से जनता के साथ धोखा होगा। जनता ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चुना क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे सहमत नहीं थे, लेकिन आपने बाद में जाके उसी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर लिया, तो ये तो उनके साथ गलत हो गया ना, तो आपका कैंडिडेचर समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरा मामला है नॉमिनेटेड एमपीज का। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। नॉमिनेशन के 6 महीने के भीतर अगर उन्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो वो कर ले। 6 महीने के बाद अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी सीट खत्म कर दी जाएगी हाउस से। अभी 6 महीने का टाइम दिया क्यों गया है, इसका भी कोई प्रॉपर लॉजिक समझ में नहीं आता। खैर, दिया गया है, लेकिन आपने समझ लिया कि कौन सी स्थितियां हैं जब कोई एमपी या एमएलए अपना पद खो देगा अगर वो पार्टी को छोड़ता है या ज्वाइन करता है तो। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। मान लीजिए एक पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में जाके मर्ज होना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। कायदे से मान लीजिए 99 मेंबर हैं एक पार्टी में और 66 निकल के दूसरी पार्टी में चले गए, तो सीधे सीधे तो पूरी पार्टी ही चली गई ना। अब उन 66 पे एंटी डिफेक्शन क्या लगाना जब इधर 33 ही बचे हैं तो अगर 2/3 मेंबर चले गए देन नो एंटी डिफेक्शन। एक एक्सेप्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए भी है, स्पीकर के लिए। मान लीजिए हाउस का जो स्पीकर है वो अपने पद पर जाने के बाद चाहे तो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ सकता है, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। और एक बार उसका पद खत्म हो गया एज स्पीकर तो वापस से पार्टी ज्वाइन कर सकता है। तो स्पीकर के केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता क्योंकि उससे इम्पार्शियलिटी की उम्मीद की जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यह अधिकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है कि कितने टाइम में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये क्लियर करेंगे कि एंटी डिफेक्शन का मामला है या नहीं है। कई बार मान लीजिए कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर रूलिंग पार्टी के फेवर में है या प्रभाव में है, तो वो ऐसे मामलों को लटका देते थे अगर वो रूलिंग पार्टी से जुड़ा हुआ है तो। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल ये कहा था कि स्पीकर को विद इन 3 मंथ एंटी डिफेक्शन का मामला डिसाइड करना होगा। वो इसे अनलिमिटेड टाइम तक खींच नहीं सकते। तो ये भी बात आप जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जोजिला टनल के बारे में है। गवर्नमेंट ये बिल्कुल प्लान बना के चल रही है कि जोजिला टनल को
जो कि कश्मीर और लद्दाख में एक ही बहुत बड़ा मतलब इंफ्रा प्रोजेक्ट है। इसे 2024 के रिपब्लिक डे के पहले कंप्लीट करना है। जोजिला टनल तैयार होने के बाद इंडिया का सबसे लंबा रोड टनल होगा और एशिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल टनल, जिसमें दोनों ओर से गाड़ियां आ जा सकती हैं। जोजिला टनल ऑल ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा श्रीनगर वैली से लेह के बीच में। देखिए यहां पर है श्रीनगर और ये है लेह, बिल्कुल सेंटर में यहां पर आपको जोजिला टनल मिलेगा। और थोड़ा ब्रॉड लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये है रोड जो श्रीनगर को कारगिल के बाद लेह से कनेक्ट करती है। तो श्रीनगर, द्रास और कारगिल ये इस रोड से कनेक्ट होते हैं। इसमें ये जो सेंटर पॉइंट है इसे यहां पे जूम किया गया है। अभी जो रोड है वो ये वाली है, ये रोड जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि टेरेन बहुत टफ है इसलिए इस रास्ते को कंप्लीट करने में 3 घंटे से अधिक का समय लग जाता है। अभी ये टनल बनाई जा रही है। ये टनल 14.15 किलोमीटर की है। इसके तैयार होने के बाद ये टाइम ड्यूरेशन घट के महज 15 मिनट का रह जाएगा। तो काफी बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है, काफी सिग्निफिकेंट है। ये श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को कनेक्ट कर देगा। 11,500 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया जा रहा है, सभी वेदर में काम करेगा। लगभग 15 किलोमीटर आपने देखा। 434 किलोमीटर का जो श्रीनगर कारगिल लेह सेक्शन है NH1 का, वो अक्सर एवलेंशेस की वजह से बंद हो जाता है या टेरेन भी टफ है तो काफी मुश्किल होती है आने जाने में। इसका ट्रेवल टाइम 3 घंटे से घट के 15 मिनट हो जाएगा इस टनल के रेडी होने के बाद। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शहीद भगत सिंह जी के बारे में है। प्रधानमंत्री ने अभी उन्हें याद किया उनकी जयंती पर 28 सितंबर को। भगत सिंह जी का जन्म 1907 में हुआ था लियालपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक सिख परिवार में वो पले बढ़े और उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव हुए। 1923 में भगत सिंह जी ने नेशनल कॉलेज जो लाहौर का है उसे ज्वाइन कर लिया। इस कॉलेज को रन किया जा रहा था, मैनेज किया जा रहा था लाला लाजपत राय और भाई परमानंद जी के द्वारा मिलकर। इस वजह से भी आप समझ सकते हैं कि लाला लाजपत राय जी से भगत सिंह जी का लगाव निश्चित तौर पर रहा होगा। 1924 में कानपुर में वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर बन गए, जिसे स्टार्ट किया गया था 1 साल पहले 1923 में सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा। 1928 में HRA को रीनेम किया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बदलकर नाम रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बदलाव में भगत सिंह जी का एक की रोल था। 1925-26 में, मतलब थोड़ा पहले आइए 1928 के, भगत सिंह जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मिलिटेंट यंग या यूथ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया, स्टैब्लिश किया, जिसे नाम दिया गया नौजवान भारत सभा। कई बार सिंपली पूछ लिया जाता है कि नौजवान भारत सभा किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह ने इसे फाउंड किया था। 1927 में फॉर द फर्स्ट टाइम इनको अरेस्ट किया गया काकोरी केस में, काकोरी रॉबरी, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को रन करने के लिए। हालांकि वो भारत का ही खजाना था। इसमें एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था एक स्यूडो नाम के साथ, जिसमें नाम दिया गया था विरोधी, जिसका मतलब रेबल होता है। तो भगत सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये आपने लिखा है और इसी के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो कि 1919 में एक कानून आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें कहा गया था कि 10 साल बाद इस कानून को रिव्यू किया जाएगा। लेकिन महज उसके 8 साल बाद ही अंग्रेजों ने इसके रिव्यू के लिए एक कमीशन गठित किया था, जिसे नाम दिया गया था साइमन कमीशन। इसमें टोटल 7 लोग थे, लेकिन सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही थे, मतलब ऑल वाइट कमीशन था। इंडियंस की डिमांड थी कि अगर एक कानून को रिव्यू किया जा रहा है जो हमारे ऊपर लागू हुआ है तो इसमें हमें भी शामिल करिए। उन्होंने शामिल किया नहीं। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो साइमन गो बैक के नाम से पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, लेकिन टारगेट करके लाठीचार्ज किया गया लाला जी के ऊपर। इस लाठीचार्ज का आदेश ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। इसमें टारगेट करके लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद वो बुरी तरीके से घायल हुए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसके बाद रिवोल्यूशनरीज काफी ज्यादा गुस्से में थे और जेम्स ए स्कॉट को जान से मारने का प्लान बनाया गया, लेकिन बाय मिस्टेक जेपी सैंडर्स को मार दिया गया। इस इंसिडेंट को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से पुकारा जाता है, जो 1929 में हुआ। भगत सिंह और बीके दत्त ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका। ये 2 कानूनों के विरोध में था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इस बॉम्ब फेंकने का उद्देश्य किसी को जान से मारना या घायल करना नहीं था, इसलिए बॉम्ब को एक खाली जगह पे फेंका गया था और बॉम्ब उतना ही फैटल बनाया गया था कि वो ज्यादा विस्फोट ना करे। इसका उद्देश्य था कि बहरों को सुनाना है और जो वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसे सबके सामने लेकर आना है। इसी उद्देश्य से इस बॉम्ब को फेंकने के बाद भगत सिंह और बीके दत्त ने सरेंडर किया
और ट्रायल्स को फेस किया ताकि उनका कॉज और ज्यादा प्रमोट हो सके। इस पूरी घटनाक्रम में उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई। यद्यपि भगत सिंह को वापस से अरेस्ट किया गया जेपी सैंडर्स के मर्डर केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, क्योंकि कुछ रिवोल्यूशनरी जो पकड़े गए थे उनमें से एक ने जेपी सैंडर्स केस में भगत सिंह का नाम ले लिया था। उन्हें इसमें गिल्टी डिक्लेयर किया गया और 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु जी के साथ फांसी पे लटका दिया गया। मार्च 23 को इसीलिए हम मार्टायर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन के बारे में है। आपको पता है कि कुत्तों के काटने से रेबीज का वायरस फैल जाता है, जिसके बाद कई तरीके की दिक्कतें होती हैं और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हैं, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलकर इस एक्शन प्लान को अभी लॉन्च किया है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज। इसे हमें एलिमिनेट करना है 2030 तक। तो 2030 तक का टारगेट है इसे एलिमिनेट करने का। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डॉग मीडिएटेड रेबीज है उसे कब तक एलिमिनेट करने का टारगेट है, या फिर सिंपल स्टेटमेंट देंगे 2030 तक है, 25 तक है, 35 तक है। आपको पता होना चाहिए। रेबीज की बात करते हैं। ये काफी फेटल डिसीज है, बट प्रिवेंटेबल है, रोका जा सकता है। ये इंसानों को और कई बार पेट्स को भी हो जाता है अगर किसी ऐसे एनिमल ने काट लिया हो या खरोच दिया हो जिसके पास रेबीज का वायरस हो या वो रैबिड एनिमल हो। रेबीज के बारे में आपको बताऊं तो वैसे तो ये किसी भी ऐसे एनिमल से फैलता है जिसके पास रेबीज का वायरस हो, उसके सलाइवा से। लेकिन 99% केसेस में ये कुत्ते के काटने से ही फैलता है और ये फैटल हो सकता है एक बार इसके सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल हो जाए तो। दो तरीके के रेबीज होते हैं। एक होता है फ्यूरियस रेबीज, ये काफी खतरनाक होता है। इसमें हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। इसीलिए अगर आपने गांवों में देखा हो तो जब किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसे कुएं की ओर उसको लेकर जाते हैं, कहते हैं कुएं में देखो। हेलुसिनेशंस अगर हो रहे हैं कुएं को देखकर, पानी को देखकर, तो फिर ऐसा समझ में आता है कि हाँ, कुत्ते का जो रेबीज वायरस है वो आ गया है। और दूसरा इसका वैरायटी है, दैट इज पैरालाइटिक रेबीज। इसमें पैरालिसिस का खतरा होता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। रेबीज वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। अगर व्यक्ति को समय से अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर नहीं मिला और रेबीज बॉडी में फैल गया तो ये ब्रेन को हैम्पर करता है, वायरस वहां पे पहुंच जाता है और अल्टीमेटली व्यक्ति की मौत हो सकती है। ट्रीटमेंट का क्या मैकेनिज्म है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मतलब कि एक बार घटना घटित हो गई उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं। तो इसमें देखिए, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसे दिया जाता है रेबीज वैक्सीन के साथ ऐसे व्यक्ति को जो इससे एक्सपोज हुआ है। ये वायरस की एंट्री को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने से रोकते हैं, जिससे व्यक्ति को बचाया जा सके। भारत में लगभग 20,000 लोगों की मौत हर साल होती है रेबीज वायरस की वजह से। वर्ल्ड वाइड लगभग 59,000 लोग हर साल इससे मारे जाते हैं और 40% केसेस जो होते हैं उनमें 15% से कम उम्र के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 के बारे में है। ये राइस की वैरायटीज हैं। इन्हें अभी ऑफिशियली रिलीज किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इन्हें डेवलप किया गया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के द्वारा। ये भारत का पहला नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी है। अब फर्स्ट एवर नॉन जीएम, मतलब यूजुअली जो भी हम प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं जो हर्बिसाइड्स को हैंडल कर सके, उसमें उनके जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है। ये हर्बिसाइड्स को टॉलरेट तो कर सकता है लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ये अच्छी बात है। हर्बिसाइड एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो ऐसे प्लांट्स को, खरपतवार को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे मान लीजिए धान में कई तरीके की घास फूस उगाती है, वो धान की ग्रोथ को रोकती है, पैडी की ग्रोथ को रोकती है। तो ऐसे खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम कुछ केमिकल्स डालते हैं, उन्हें हर्बिसाइड कहा जाता है। लेकिन होता यह है कि वो उन घास फूस को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, वो पैडी के प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हमें ऐसा पैडी का प्लांट चाहिए जो इन हर्बिसाइड्स के साइड इफेक्ट को हैंडल कर सके, मतलब केवल खरपतवार ही नष्ट हो और धान का पौधा बचा रहे और ग्रो करे। तो ये जो नई वैरायटी है इसमें एक्चुअली में एक म्यूटेटेड एसिटोलैक्टेट सिंथीज ALS जीन का इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली में जो हर्बिसाइड यूज किया जाता है पैडी में उसे कहा जाता है इमाजेथैपेर। इमाजेथैपेर ये जो स्प्रे है
ये हर्बिसाइड्स का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें कई तरीके के हर्बिसाइड्स आते हैं। हम इन्हें वीड्स को मतलब अनडिजायरेबल प्लांट्स को खत्म करने के लिए इसका छिड़काव करते हैं। तो जो इमेजेथाइपर है वो ब्रॉड लीव, ग्रासी और सेज वीड्स जो होते हैं, जो खरपतवार हैं, उनको तो कंट्रोल कर लेगा। नॉर्मल पैडी को भी ये नुकसान पहुंचा देता है, मतलब धान के पौधों को भी खत्म कर देता है। लेकिन जो नई वैरायटी है पूसा बासमती, ये 1979 और 1985, ये उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि जो म्यूटेटेड एएलएस जीन है इसके डीएनए सीक्वेंस में बदलाव किया गया है, जिसके लिए हमने केमिकल म्यूटेंट का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम है इथाइल मीथेन सल्फोनेट। अब ये इस हर्बिसाइड को लेकर इस पूसा बासमती को टॉलरेंट बना देता है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, रादर म्यूटेटेड जीन का यूज किया जा रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है? एक साफ अंतर है, जब भी हम किसी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो उसमें एक फॉरेन जीन इंसर्ट किया जाता है, जिसके लिए हम CRISPR-Cas9 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल सीजर जाके जीन को काटता है, बायोलॉजिकल पेस्टर जो होता है उसमें नए जीन को पेस्ट करता है। ये सब मैकेनिज्म जेनेटिक मॉडिफिकेशन में किया जाता है। जबकि जो म्यूटेशन होता है उसमें हम बाहर से कुछ भी नहीं डालते, जो जीन अंदर हैं हम उन्हें ही म्यूटेट करवा देते हैं, जिसके लिए हम कुछ केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक पूसा बासमती 1979 और 1985 के केस में हमने इथाइल मीथेन सल्फोनेट का इस्तेमाल किया है। तो नया कुछ नहीं डाला, बस जो उसमें था उसी में बदलाव कर दिया, दैट इज म्यूटेशन। बाहर से कुछ ऐड करेंगे तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लैंडसैट 9 के बारे में है। ये अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, जो ज्वाइंट मिशन है नासा का और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का, हाल ही में लॉन्च किया गया। 2013 में इसका प्रीवियस वर्जन यानी कि लैंडसैट 8 लॉन्च किया गया था। ये अर्थ के सरफेस की इमेजिंग करता है। ये 8 दिनों में, हम 9 की बात कर रहे हैं, ये 8 दिनों में पूरे अर्थ की पिक्चर कैप्चर कर सकता है। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इसमें हैं। पहला है लैंड इमेजर 2 यानी कि ओली 2 और दूसरा है थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2 यानी कि टिर्स 2। तो जो ओली 2 है ये सनलाइट जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है उसको कैप्चर करता है, स्टडी करता है विजिबल, नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड को। जबकि जो टिर्स 2 है इसमें 4 एलिमेंट रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप्स लगाए गए हैं। ये फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर की तरह वर्क करता है और जो थर्मल रेडिएशन है उसे कैप्चर करके अच्छे से स्टडी करता है। ये डिफरेंट वेवलेंथ जो लाइट की है उसे स्टडी करने में कैपेबल है। अब इसका फायदा क्या होता है? प्रीवियसली जो हमने लैंडसैट 8 देखा वो फॉरेस्ट, कोरल रीफ, वाटर क्वालिटी और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग को मॉनिटर कर रहा था। अब जो नया लैंडसैट 9 गया है ये और बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ गया है। ये क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को स्टडी करेगा, लाइक वाइल्ड फायर, कोरल रीफ डिग्रेडेशन, ग्लेशियर्स का पीछे हटना या डिफॉरेस्टेशन। ये वाटर बॉडीज को भी आइडेंटिफाई करेगा और जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम है उन्हें भी पता करेगा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स, पॉज करिए और जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अब मैं जवाब बता देता हूँ। लैंडसैट 9 इसरो का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नासा का है, तो गलत हो गया। एंटी डिफेक्शन लॉ एमपीज और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, गलत है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। जोजिला टनल एशिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल टनल है, श्रीनगर और लेह के बीच में, सही है। रेबीज ये नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, सही है। शहीद भगत सिंह ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से एसोसिएटेड थे, नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता नहीं हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये केस जो है वो 1933 में फाइनल हुआ था, तब तक तो भगत सिंह जी की शहीदी हो चुकी थी। आप बताइए मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस किससे जुड़ा हुआ था? मैं चाहता हूँ अगर आप नहीं जानते तो आप इसे सर्च करिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस क्या था। आज के सेशन में यहीं पे रुकेंगे। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके इसे रिवाइज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।